Goal, nation's leading institute. Good evening, dear students. Today we are with the inorganic chemistry solution of examination of AITS NEET 2024 Mean Test 06, which has been held on 15/10/2023. We'll discuss the inorganic chemistry solution of this examination. First question जो इनऑर्गेनिक का है, that is the question number 52. क्वेश्चन नंबर 52 ये इनऑर्गेनिक का है. ये सर्शन रीजन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन बोल रहा है CONH3 whole thrice Cl3 does not give white PPT with AgNO3 जब इसका रिएक्शन हम लोग AgNO3 से करवाते हैं तो ये वाला कॉम्प्लेक्स AgNO3 के साथ AgCl का व्हाइट पीपीटी नहीं देता है. डज नॉट गिव द व्हाइट पीपीटी विथ AgNO3, क्योंकि जब इसका रिएक्शन हम लोग AgNO3 से करवाएंगे तो ये व्हाइट पीपीटी मिलता है, वो AgCl का व्हाइट पीपीटी मिलता है. और इस कॉम्प्लेक्स में मेरा आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर कोई भी Cl नहीं है. ACl कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए है, इसलिए ये वाला क्लोरीन नॉन आयोनाइजेबल होता है, ये आयोनाइज नहीं करेगा. वही क्लोरीन आयोनाइज कर सकता है जो क्लोरीन मेरा आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है. इसलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स AgNO3 के साथ रिएक्शन करके किसी तरह का कोई पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करता है. यही एक क्वेश्चन सर्शन बोल रहा है. दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट गिव व्हाइट पीपीटी विथ AgNO3 सॉल्यूशन. इसका रीजन बोल रहा है क्लोरीन इज नॉट प्रेजेंट इन द आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स. बिल्कुल सही है, इसका सर्जन भी सही है और इसका रीजन जो लिखा है वो भी सही है. रीजन लिखा है कि इट हैज नो क्लोरीन प्रेजेंट इन द आयोनाइजेशन स्फीयर, जो कि इसका रीजन भी सही है. तो इसलिए एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा थर्ड. Both A and R are true and R is the correct explanation for A. अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 55. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 55. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 आईपेक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बेस्ड है. एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है PT NH3 होल ट्वाइस Cl NH2 CH3 Cl. इस लिगेंड का नाम AMMINE एमाइन होता है. इसको नाम में डबल M होता है. डबल M का भी सिग्निफिकेंस होता है. सिंगल M लिखेंगे नाम गलत हो जाएगा. इसमें डबल M होता है. इसका नाम होता है क्लोराइडो. इसका नाम होता है मिथेनामाइन. इसका नाम होता है मिथेनामाइन. नया जो रूल है उसमें मिथेनामाइन आईपेक नेम लिखा जाता था. पहले इसमें मिथाइल एमीन भी चलता था. इसका मिथाइल एमीन कॉमन नेम होता है. मिथाइल एमीन भी लिख सकते हैं. मिथेनामाइन इसका लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए मिथेनामाइन यूज किया जाता है. ये आयोनाइजेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है. एक केटायन होगा, इसके ऊपर टोटल चार्ज +1, इसके ऊपर टोटल चार्ज -1 होगा. अब मुझे काम होता है, अब हम लोग करेंगे सबसे पहले सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे. X इसके ऊपर एमीन के ऊपर चार्ज 0 होता है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 होता है, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है. इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे इस क्लोरीन की वजह से +1 आया है, तो इसलिए X के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? +2. प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी. और
नाम लिखने के लिए सबसे पहले नाम हम लोग केटायन का लिखते हैं, उसके बाद एनायन का लिखते हैं। जो सॉल्ट लिखने का सबसे बेसिक रूल है, केटायन इज रिटन फर्स्ट एंड देन एनायन। तो पहले केटायन पार्ट को लिखेंगे, उसके बाद एनायन पार्ट को लिखेंगे। केटायन पार्ट में लिगेंड को पहले लिखते हैं, ट्रांजिशन मेटल को बाद में लिखेंगे। लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले लिखा जाएगा, क्लोराइडो बाद में लिखा जाएगा, और मिथेनामाइन सबसे लास्ट में, एम सबसे लास्ट में, उसके बाद सीएल, और सबसे पहले एमीन लिखा जाएगा। दूसरी बात, इसमें डाई शब्द आएगा, डी डाई ट्राई टेट्रा वगैरह आता है, तो डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ जो लिगेंड का नाम होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो सबसे पहले नाम क्या हो जाएगा, डाई एमीन क्लोराइडो मिथेनामाइन डाइएमीन क्लोराइडो मिथेनामाइन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में 1 लीटर गैप के बाद क्लोराइड, डाइएमीन क्लोराइडो मिथेनामाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। देखिए कौन सा ऑप्शन है, डाइएमीन क्लोराइडो मिथेनामाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 आप लोग को दिख रहा होगा। दिस इज द आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया हम लोग का। 58, क्वेश्चन नंबर 58 भी इनऑर्गेनिक का है। क्वेश्चन नंबर 58, Which one of the following compound will exhibit the maximum ionic conductivity? Ionic conductivity मतलब होता है कि जिसका maximum number of ions होगा, that will give the maximum conductivity. अगर number of ions same हो जाए, then size of ion पे बात करते हैं। आयन का साइज जितना छोटा होगा उसकी आयनिक कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगी। आयन का साइज जितना बड़ा होगा इन हाइड्रेटेड सॉल्यूशन, इन हाइड्रेटेड मीडियम हम लोग बात करते हैं। पहला आयोनिक कंडक्टिविटी के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ आयंस सेम हो जाए, तो हम लोग क्या देखते हैं, साइज ऑफ आयन देखते हैं। साइज ऑफ आयन अगर जनरली बात किया जाए तो हाइड्रेटेड आयन का साइज, एटम का साइज जितना छोटा होगा, हाइड्रेशन के बाद साइज उतना ही बड़ा हो जाता है, और अगर साइज बड़ा होगा तो कंडक्टिविटी घट जाती है। और अगर एटम का साइज जितना बड़ा होगा, हाइड्रेशन के बाद साइज उतना ही छोटा होता है, और साइज जितना छोटा होगा कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम लोग जो साइज का बात करते हैं कि हाइड्रेटेड में साइज कितना छोटा है, साइज ऑफ आयन किसमें, हाइड्रेटेड स्टेट में साइज जितना छोटा होगा, कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर किस पे आता है। आयनिक कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पे सेपरेट होता है या नंबर ऑफ आयंस सेम होगा, तो साइज देखेंगे। हाइड्रेटेड आयन का साइज जितना छोटा होगा, कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। हाइड्रेशन का हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। देखते हैं क्वेश्चन किस पे आता है, हमारा आंसर किस पे दिया हुआ है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स है NiCO4। इसमें नंबर ऑफ आयंस कितना मिलेगा, नंबर ऑफ आयंस 0। PtNH3 होल ट्वाइस Cl4। इसमें भी नंबर ऑफ आयंस कितना मिल रहा है, 0। K4 FeCN होल 6। ये जब टूटेगा तो टूटने के बाद 4K प्लस FeCN का होल 6 पूरे पे चार्ज 4-, तो नंबर ऑफ आयंस कितना देने वाला है, यह 4K प्लस और एक इस कॉम्प्लेक्स का आयन, तो नंबर ऑफ आयंस 5 मिलेगा इसमें। अगला कॉम्प्लेक्स है FeNH3 का होल 5 Cl
Cl2, ये जब टूटेगा तो Fe NH3 का होल 5 Cl, इस पूरे पे चार्ज 2+, और ये टूटेगा तो 2Cl-। नंबर ऑफ आयंस 2Cl- और 1 A, तो नंबर ऑफ आयंस से कितना देगा 3। मुझे पूछ रहा है, हम लोगों को पूछ रहा है which one among the following will exhibit the maximum ionic conductivity। maximum ionic conductivity, maximum number of ions पहले चेक कर लेंगे। तो maximum number of ions किसमें है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में थर्ड में A है, B है, C है और D है, सबसे ज्यादा इसमें है, इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा maximum ionic conductivity के लिए थर्ड हो जाएगा। C will be the answer। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 भी इनऑर्गेनिक का है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इंसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यह इंसर्शन बोल रहा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हैविंग टू डिफरेंट यूनिडेंटेड लिगेंड्स। एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है MX+, इसमें कोई लिगेंड है जिसमें दो सेम लिगेंड है A और दो अलग अलग लिगेंड है B, या ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, तो ये GI नहीं शो करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी GI नहीं शो करता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी GI नहीं शो करता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो GI, डू नॉट शो GI। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों नहीं शो GI करता है, क्योंकि GI शो करने के लिए द रिलेटिव पोजीशन चेंज करना चाहिए। रिलेटिव बॉन्ड एंगल बिटवीन द लिगेंड्स should get changed, should be changed। रिलेटिव बॉन्ड एंगल, अगर एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड से हम लोग एक्सचेंज करते हैं, इसको यहां भेज दें, इसको यहां भेज दें, किसी भी एक दूसरे लिगेंड को अगर हम लोग पोजीशन को चेंज करें, तो पोजीशन चेंज करने के बाद दोनों लिगेंड के बीच में बॉन्ड एंगल चेंज कर देना चाहिए। इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल 6 बॉन्ड एंगल बनते हैं, और सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं 109 पे। ऑल बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं 109.28 पे होते हैं। चाहे आप किसी को कहीं पे लाके भेजें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सारे 109.28 पे ही रहेंगे। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लायक नहीं होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द यूनिडेंटेड लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज सेम विथ रिस्पेक्ट टू द ईच अदर। बिल्कुल सही है। असर्शन बोल रहा है बाबू, असर्शन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हैविंग टू डिफरेंट यूनिडेंटेड लिगेंड्स। बिल्कुल सही है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स GI शो नहीं करता है। दूसरा रीजन बोल रहा है कि उसका रिलेटिव बॉन्ड एंगल या रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो दोनों सही है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और दोनों एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसलिए आंसर थर्ड इसका सही है। 59 का थर्ड सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है। इसमें बोल रहा है कि कौन रॉन्गली मैच्ड है, कौन इसमें सही मैच नहीं है। CO होल 4 एक टेट्राहेड्रल होता है। दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फर्स्ट है। सेकंड है Mn2CO होल 10। दिस इज 2 स्क्वायर पिरामिडल, 2 स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है। NiCO होल 4 टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल सही है। Mn2CO5 ये भी स्क्वायर पिरामिडल है, भी सही है। थर्ड ऑप्शन दे रहा है FeCO होल 5, FeCO होल 5 5 sp3, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, sp3d इसका ज्योमेट्री होता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ CrCO होल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका D2sp3, और D2sp3 में ऑक्टाहेड्रल होता है। D2sp3 में क्या होता है ऑक्टाहेड्रल। दिस इज D2sp3 एंड D2sp3 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका मैचिंग में दिया है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल जो कि गलत है, ये गलत है सर।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें इनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ये टेट्राहेड्रल दिया है, गलत है। इसलिए 62 का जो आंसर होगा, सही आंसर वो फोर्थ होगा। फोर्थ का मैचिंग गलत दिया है, बाकी सब का मैच सही है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 भी इनऑर्गेनिक का है। क्वेश्चन नंबर 65 भी इनऑर्गेनिक का है। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पूछ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पूछ रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपको याद होना चाहिए, आई बारिश सनी क्लास से फरार, यही मेरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसका ट्रिक भी है, आई बारिश सनी क्लास से फरार, हाथी और बैल हाइड्रोक्साइड, हाथी और बैल पानी में नाचे, इडियट अमन इंग्लैंड सेना को चला, इडियट अमन इंग्लैंड सेना को चला। यही मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड का स्ट्रेंथ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? सीओ। मेरे पास जो ऑप्शन में दिया है, Cl माइनस है, H2 माइनस है, NCS माइनस है, EN है और Cn माइनस है। ये चार ऑप्शन है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? Cl माइनस। CO है नहीं, Cl माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही है। EN उसके बाद बिल्कुल सही है, NCS उसके बाद बिल्कुल सही है, H2 माइनस उसके बाद बिल्कुल सही है और सबसे वीक कौन होगा? Cl माइनस। मेरा यही ऑप्शन सही है, पहला मैंने ऑप्शन उठाया वही सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है इसका। Cl माइनस सबसे वीक, देन H2 माइनस, देन NCS माइनस, देन EN, देन Cn। ये कंप्लीटली एक याद करने वाला तरीका है। आई बारिश सनी क्लास से फरार, आई बारिश सनी क्लास से फरार, हाथी और बैल पानी में नाचे, इडियट अमन इंग्लैंड सेना को चला, इडियट अमन इंग्लैंड सेना को चला। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर विल बी द फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 भी इनऑर्गेनिक का है। ये मैच द फॉलोइंग है एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है फोटोग्राफी, ये कॉलम 1 में है फोटोग्राफी। दूसरा है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। तीसरा है लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग। और चौथा ऑप्शन है डिडक्शन एंड एस्टिमेशन बाय क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल methods of analysis. This is A, this is B, this is C and this is D. कॉलम बी में फर्स्ट है EDTA, सेकेंड है अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल, थर्ड है PH3P RHCl, एंड फोर्थ है
AgH2O3 3-। चलिए पहला बाबू फोटोग्राफी है। फर्स्ट इज फोटोग्राफी। फोटोग्राफी अगर बात किया जाए तो ये फोटो सेंसिटिविटी ऑफ AgX और स्पेशली AgBr पे बेस्ड होता है। AgBr या जितने भी सिल्वर के हैलाइड हैं और उसमें सबसे अच्छा AgBr है। AgBr एक फोटोसेंसिटिव कंपाउंड है, जैसे उस पे लाइट पड़ता है द कंपाउंड विल ब्रेक डाउन। और पूरा का पूरा फोटोग्राफी इसी पे बेस्ड होता है। लाइट पड़ता है, रील बनाते हैं हम लोग, उसमें जिलेटिन लेके पेस्ट बनाकर वगैरह वगैरह सब इसमें करते हैं। AgBr का फोटोसेंसिटिव होना, यही पे फोटोग्राफी पूरा बेस्ड होता है। अब उसमें फोटोग्राफी में होता क्या है कि फोटोग्राफी बनने के बाद AgBr अगर लाइट पड़ा, कैमरा का लाइट अगर फेस पे पड़ा, और कुछ AgBr जो कि टूटते नहीं है, लाइट से नहीं टूट पाए, कुछ अगर अनडिसोसिएटेड रह गए, तो उसको हम लोग डिसोसिएट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं, थायोसल्फेट सोल्यूशन का यूज करते हैं। तो इसमें थायोसल्फेट सोल्यूशन का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में अनरिएक्टेड AgBr को या तो रिएक्शन करवा के तोड़ने के लिए, या फिर AgBr को जो अनरिएक्टेड है उसको हटाने के लिए। किसको यूज करते हैं, थायोसल्फेट सोल्यूशन का। तो इसलिए फोटोग्राफी में कौन यूज होता है, थायोसल्फेट सोल्यूशन। तो ए का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए का ऑप्शन होगा फोर्थ सही हो जाएगा। बी में आते हैं, ए हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन है। दिस इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन है। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जिसको हेल्प किया जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में, तो एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन क्लोराइडोरोडियम। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन क्लोराइडोरोडियम एक कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन यूज किया जाता है, इसलिए बी का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। लेड पॉइजनिंग में EDTA घोल पिलाया जाता है। भाई कोई बच्चा अगर लेड वगैरह जीभ से चाट लेता है, उसके पेट में अगर लेड चला गया है, तो लेड एक पॉइजनस मेटल है। उस लेड को हटाने के लिए, पॉइजन को हटाने के लिए EDTA घोल पिलाया जाता है। तो EDTA का काम होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट का काम होता है लेड पॉइजनिंग को कम करने के लिए। तो सी का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चौथा, डिडक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल का यूज किया जाता है। तो इसलिए डी का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। यही आपका सही करेक्ट आंसर होगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। 68 का आंसर सेकंड आपको सही मैच दे रहा है, इसलिए सेकंड आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 भी इनऑर्गेनिक का है। क्वेश्चन नंबर 71 भी इनऑर्गेनिक का है। ये भी मैच द फॉलोइंग है। दिस इज ऑल्सो मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 का बात करें एंड कॉलम 2 का बात करते हैं हम लोग। कॉलम 1 में सिस PtCl2 En होल ट्वाइस +2 COCl2 En का होल ट्वाइस CONH3 होल 5 NO2 Cl2 Cr H2O होल 6 Cl3 A, B, C और D। इसमें आइसोमरिज्म दिया है, सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सेकंड दिया है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। थर्ड दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और फोर्थ दिया है लिंकेज आइसोमरिज्म। देखिए सिस PtCl2 En का होल ट्वाइस, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, PtCl2 En का होल ट्वाइस +2। इसका सिस फॉर्म बात कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा।
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। और सिस आइसोमर एन एन ई एन होगा, यहाँ पे एन एन ई एन होगा और यहाँ पे सीएल सीएल होगा। यही सिस ओरिएंटेशन है। इसमें पीओएस नहीं होता है, सीओएस नहीं होता है, पीओएस सीओएस का संभावना इसमें नहीं होता है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को याद करने का सबसे, अब पीओएस सीओएस एग्जामिनेशन में इतना टेम्परामेंट नहीं होता है कि आप पीओएस सीओएस निकाल के चेक कर पाए सारे मॉलिक्यूल को। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट लिगेंड है और बाइडेंटेट लिगेंड का संख्या 2 हो, अगर बाइडेंटेट लिगेंड का संख्या 2 हो, चाहे वो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, कोई मतलब नहीं है। अगर किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट 2 हो, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर बाइडेंटेट 2 हो और अगर उसका सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सिस आइसोमर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिस आइसोमर 2 बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, सिस आइसोमर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर उसी तरह 3 का बात करें, 3 बाइडेंटेट लिगेंड किसी भी कॉम्प्लेक्स में रहेगा, वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कुछ मतलब नहीं है। 3 बाइडेंटेट लिगेंड किसी भी कॉम्प्लेक्स में होगा, द कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें 2 बाइडेंटेट लिगेंड है, सिस आइसोमर है, ये भी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा इसमें, सेकंड होगा। COCl2 का होल ट्वाइस, दिस विल कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, न तो सिस दिया है, ट्रांस दिया है, लेकिन दिस कॉम्प्लेक्स विल शो द GI, दिस कॉम्प्लेक्स विल आल्सो शो द GI, लेकिन दिस कॉम्प्लेक्स विल शो द GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें पॉसिबल है, GI इसमें देगा। CONH3 होल 5 NO2, NO2 एक M बाइडेंटेट लिगेंड है, NO2 M बाइडेंटेट लिगेंड है, और M बाइडेंटेट लिगेंड हमेशा लिंकेज आइसोमर शो करना चाहते हैं, लिंकेज आइसोमर शो करते हैं वो, तो इसलिए NO2 अपना लिंकेज आइसोमर देंगे, लिंकेज आइसोमर देंगे। और H2O है, Cl3 है, दिस विल शो द हाइड्रेट आइसोमर, Cr H2O होल 5, एक Cl अंदर, Cl2 एक H2O बाहर कर देंगे, इस तरह से बहुत सारे और भी हाइड्रेट आइसोमर बनेंगे। तो दिस विल गिव यू द हाइड्रेट आइसोमर, दिस इज हाइड्रेट या सॉल्वेट, हाइड्रेट और सॉल्वेट सेम थिंग। इसका ऑप्शन क्या बन रहा है, A will show the optical, second, B will show the geometrical, third, C will show the linkage, fourth, and D will show the hydrate or solvate isomer, first. This will be the correct match. A second, B third, C fourth, D first. The answer will be second. 71 का सही आंसर सेकंड होगा, 71 का सही आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है, क्वेश्चन नंबर 74। 74 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। The coordination number of iron in the complex Fe(C2O4) whole thrice 3 minus. Coordination number, total number of coordinate bond. Coordination number, total number of coordinate bond. Coordinate bond around central metal ion is called coordination number. C2O4 Fe, C2O4 एक बाइडेंटेट लिगेंड है, C2O4 एक बाइडेंटेट लिगेंड है, एंड बाइडेंटेट लिगेंड ऑलवेज फॉर्म 2 bonds, 2 coordinate bonds. Bidentate ligand always form 2 coordinate bonds. Therefore coordination number 6. टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाएंगे, 6। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, एक बाइडेंटेट लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 3 बाइडेंटेट लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 74 का आंसर क्या होगा, सेकेंड। Which among is M bidentate ligand? अभी हम लोग बात कर रहे थे M bidentate ligand, जो M bidentate ligand क्वेश्चन नंबर 75 भी इनऑर्गेनिक का है। क्वेश्चन नंबर 75 भी इनऑर्गेनिक का है। M bidentate ligand एक ही लिगेंड बट डोनर साइड डिफरेंट हो जाए और एक बार में एक ही बॉन्ड बनाए, उसको बोलते हैं M bidentate ligand। Cn माइनस
M बाइडेंटेट है, कार्बन से बॉन्ड बनाए, NC माइनस नाइट्रोजन से बॉन्ड बना ले, M बाइडेंटेट हो गया। NO2 माइनस नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाए, ONO माइनस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए, M बाइडेंटेट हो गया। HCN माइनस सल्फर से बनाए, NCS माइनस नाइट्रोजन से बनाए, M बाइडेंटेट हो गया। जैसे पूछ रहा है कि M बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा है, HCN माइनस इज एन M बाइडेंटेट लिगेंड, इसलिए आंसर क्या होगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। HCN माइनस विल एक्ट एज ए M बाइडेंटेट लिगेंड। Question number 78. Which of the following coordination compound having the same number of secondary valences to the metal in given options? NiCl2 6s2 A है, B PtCl4 2HCl, C PdCl2 4NH2 and D COCl3.4NH3। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि इसमें कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, सेकेंडरी वैलेंसी सेम है, उसमें सेकेंडरी वैलेंसी में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लगता है आसान लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग एनालिटिकल का हेल्प लेते हैं, बिना एनालिटिकल का हेल्प लिए आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनालिटिकल क्या बोलता है समझिए जरा सा, कि 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट हो अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होता है, ऑलवेज से। प्लेटिनम या पैलेडियम अगर +2 में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है, लेकिन अगर यही प्लेटिनम +4 में चले जाए या पैलेडियम +4 में चले जाए तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। ये सब एनालिटिकल के पार्ट है, कितने बॉन्ड बनाएंगे एनालिटिकल का पार्ट है। इसको जब तक आपको पता नहीं हो तब तक ये क्वेश्चन आप सही से नहीं बना सकते, इसको पता होना चाहिए। Ag प्लस AU प्लस ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, लेकिन अगर Ag +3 हो जाए और AU +3 हो जाए ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाते हैं लोग। ये सब एनालिटिकल है। Zn का +2 ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो दीज आर सम पॉइंट्स, एनालिटिकल का पॉइंट है, सब याद होगा तभी जाके बना पाएंगे, इसी से डिराइव हुआ है। यहाँ पे निकल है, निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 कैसे आया सर, क्लोरीन यहाँ पे -1 और 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन ऑलवेज -1, तो निकल पे टोटल चार्ज x -2 इसका 0 होता है, पूरा चार्ज 0 हो जाएगा। तो निकल के ऊपर x की वैल्यू कितने आ जाएगी, +2। तो निकल +2 और वाटर 6 है, Cl2 बाहर है। अगर पूरा का पूरा वाटर भी अंदर आ जाए और Cl बाहर चला जाए फिर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनने के लायक है, 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करेगा। अब यहां पे सुने, प्लेटिनम में Cl है तो प्लेटिनम में Cl -4, प्लेटिनम में Cl -4 Cl माइनस है, तो प्लेटिनम के ऊपर चार्ज कितना देने वाला है, +4 देने वाला है। और प्लेटिनम +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना शो करता है, 6, तो इसलिए ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब पीडी है, पीडी यहां पे है, यहां पे पीडी है। पीडी के ऊपर चार्ज कितना, पीडी के ऊपर चार्ज कितना, +2, पीडी के ऊपर चार्ज कितना, +2, तो पीडी +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करते हैं, 4। और कोबाल्ट के ऊपर, कोबाल्ट यहां पे x -3, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, तो पूरे पे चार्ज कितना हो जाएगा, x के ऊपर चार्ज +3 होगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट +3, 3D सीरीज का +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कौन कौन से कंपाउंड होंगे, A होगा, इसका A का 6 होगा, B का 6 होगा, C का 4 होगा और D का 6 होगा। तो इसलिए A, B and D will be the correct option। A, B and D will be the correct option। इसलिए आंसर क्या होगा इसका, सेकेंड। आंसर क्या होगा, सेकेंड, A, B and D। क्वेश्चन नंबर 81।
क्वेश्चन नंबर 81. The decreasing order of magnetic moment of given complex. ये आसान क्वेश्चन है. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा दैट विल हैव द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट. Fe H2O होल 6 +3 आयरन के ऊपर चार्ज +3 होगा. इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 4s0 3d5. H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है. H2O क्या है? WFL है. वीक फील्ड लिगेंड होगा. नो पेयरिंग टेक्स प्लेस. इसमें पेयरिंग नहीं होता है, नो पेयरिंग. तो 3d5 है. 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 5. जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो √5 × 5 + 2 √35 बोहर मैग्नेट्रॉन आएंगे. ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट था. सेकंड, NiCN होल 4 -2. निकल के ऊपर चार्ज +2 आएगा. +2 निकल में 4s0 3d8 होता है. CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. पेयरिंग होगा, यहां पे पेयरिंग करवाएगा. पेयरिंग विल टेक प्लेस. तो 3d8 है. 1 2 3 4 5 6 7 8. कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसको एक डी चाहिए dsp2 बनाने के लिए, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा लेगा. एक डी खाली छोड़ देगा वाला. इसका रिलेशन होगा dsp2. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0. इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा. सी देखा जाए. सी क्या बोल रहा है? CO F6 3-. CO F6 3-. CO के ऊपर चार्ज +3. 4s0 3d6. CO3+ का चार्ज 4s0 3d6 होगा. फ्लोरीन एक WFL है. नो पेयरिंग विल टेक्स प्लेस. इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग. ये WFL है, नो पेयरिंग. 3d6 है. 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4. मैग्नेटिक मोमेंट 4 × 4 + 2 24 बोहर मैग्नेट्रॉन. डी ऑप्शन है. NiCl होल 4 2-. निकल के ऊपर चार्ज +2. 4s0 अगेन 3d8. Cl4- एक वीक फील्ड लिगेंड है. अगेन नो पेयरिंग. तो 3d8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. पेयरिंग नहीं. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2. मैग्नेटिक मोमेंट √2 × 2 + 2 √8 बोहर मैग्नेट्रॉन. तो सबसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है. तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ए का. सबसे ज्यादा किसका होगा? ए का मैग्नेटिक मोमेंट. एंड देन सी √24 बोहर मैग्नेट्रॉन सी. एंड देन डी √8. एंड सबसे कम बी का 0. ACDB मैग्नेटिक मोमेंट का ये ऑर्डर होगा. ACDB ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही लग रहा है. आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट. ACDB. क्वेश्चन नंबर 87. क्वेश्चन नंबर 87 भी इनऑर्गेनिक का है. NiCO होल 4 NiCN होल 4 2- and NiCl
NiCl होल 4 2 माइनस। इन सभी का ज्योमेट्री के बारे में बात करें कि इनका ज्योमेट्री क्या हो कॉम्प्लेक्सेस का। Na के ऊपर चार्ज 0, 4s2 3d8। CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको पेयरिंग करवाने की पावर होती है, ये पेयरिंग करवा सकता है। 4s0 है, 3d8 है, ये 4s2 3d8 है, इसका 4p खाली है, 4d भी खाली है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, मुझे 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। ये बेचारा SFL है, पेयरिंग करवाना चाहता है। पेयरिंग करवाएगा तो ये इसको यहां से उठाकर यहां पे भेजेगा, पेयरिंग करवा दिया। अब तो एक तो D यूज कर लिया, अब S के पास आया तो S तो देखा कि फुलफिल्ड है, S तो फुलफिल्ड है। अब इसको D को पेयरिंग करवाने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको S खाली नहीं मिल रहा था हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, तो इसलिए D को पेयरिंग नहीं करवाता। बोलता है कि D जैसे हो तुम वैसे ही रहो, तुम्हारा पेयरिंग से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। बोला कि पहले S खाली करवाओ, तो S को पहले खाली करवाता है दोनों इलेक्ट्रॉन को भेजता है 3d8 में। तो 3d8 किस में कन्वर्ट हो है, 3d10 में चले जाते हैं। 4s खाली हो गया और 4p का 3 ऑर्बिटल यूज कर लेता है, और इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाता है, sp3। ज्योमेट्री क्या बन जाता है इसका, टेट्राहेड्रल, इसलिए टेट्राहेड्रल होता है। नेक्स्ट आइए, इसके ऊपर Na के ऊपर चार्ज +2 है, 4s0 है, 3d8 है, और Cn माइनस भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक SFL है। ये भी पेयरिंग करवाता है, ये भी पेयरिंग करवाना चाहता है, ये भी पेयरिंग करवाना चाहता है, तो पेयरिंग करवाएगा। 4s0 है, 3d8 है, (4p) खाली है, इसका 4p खाली है। ए Cn माइनस पेयरिंग करवाएगा, इसको पेयर करवा देगा। एक D यूज कर लेगा, एक S यूज करेगा और 2 P यूज kरेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। ज्योमेट्री होगा स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री होगा स्क्वायर प्लेनर। इसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। निकल के ऊपर चार्ज +2 है, 4s0 है, 3d8 है, लेकिन Cl माइनस से WFL है, कोई पेयरिंग नहीं होगा इसमें। नो पेयरिंग विल टेक्स प्लेस, नो पेयरिंग होगा इसमें। जब पेयरिंग नहीं होगा तो 3d8 तो फुलफिल्ड यहाँ पे भरे हुए, कोई D तो खाली है नहीं, पूरा का पूरा वैकेंट है नहीं 3D में, तो ये इसका यूज करेगा नहीं। S को यूज कर लेगा और P को 3 यूज कर लेगा, और इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल। तो दिस कॉम्प्लेक्स विल हैव द tetrahedral geometry, this complex will have the square plus geometry, and this complex will have the tetrahedral geometry। देखिए, पहला टेट्राहेड्रल, दूसरा स्क्वायर प्लेनर और तीसरा टेट्राहेड्रल। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको ये दिखेगा, इसलिए आंसर कौन सा इसका हो जाएगा, सेकंड। दिस विल हैव द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, दिस विल हैव द स्क्वायर प्लेनर, एंड दिस विल हैव द टेट्राहेड्रल। इसलिए 87 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही आ रहा है। नाइन्टी वन भी इनऑर्गेनिक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, Ni NH3 होल 6 +2, निकल +2, 4s0 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8, 4s वैकेंट है, 4p भी खाली है और 4d भी खाली है। 3d8 है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। निकल के जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है, ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वीक फील्ड की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में निकल Ni+2 के लिए जनरली एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अमोनिया का यहाँ पे पावर है कि पेयरिंग करवा सकता है, लेकिन अगर पेयरिंग करवाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा, दोनों में से यही होगा, या तो इनर ऑर्बिटल या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये
पेयरिंग करवा लिया तो मुझे 2 डी चाहिए खाली। इसमें डी कितना है, एक ही। पेयरिंग करवाने के बावजूद भी एक ही डी खाली मिलता है। पेयरिंग करवाने से कोई फायदा नहीं होगा, ये छोड़ देगा। अनवांटेड पेयरिंग का कोई फायदा नहीं होता है, तो पेयरिंग करवाने से हमेशा बचना चाहिए। ये पेयरिंग नहीं करवाएंगे, तो जब ये पेयरिंग नहीं करवाएंगे तो ए अपना यूज करेगा, पी यूज करेगा, और डी कौन सा, बाहर वाला 2 यूज करेगा। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल। फर्स्ट ही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट ही आउटर, यही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। फिर और देखते हैं हम लोग, और भी ऑप्शन देखते हैं। बी MnCn होल 6 4 माइनस, Mn के ऊपर चार्ज +2, Mn के ऊपर चार्ज +2, 4s0 3d5 3d5 1 2 3 4 5। इसको 2 डी चाहिए खाली, 2 को पेयरिंग करवाएगा, 2 को पेयरिंग करवाएगा, ये यूज कर लेगा अपना। और हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा, D2sp3, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर ऑर्बिटल बनाएगा कॉम्प्लेक्स। और साथ में क्या बनाएगा, लो, इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट गया है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया है। तो एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है मेरे पास CO NH3 होल 6 +3। कोबाल्ट +3 के लिए तो अमोनिया बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। कोबाल्ट +3 के लिए तो ऑक्सीजन डोनर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाते हैं, या तो नाइट्रोजन डोनर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। कोबाल्ट को +3 4 4s0 3d6 4s0 3d6 है, 1 2 3 4 5 6। ये 2 डी को खाली करवाएगा, 2 डी को खाली करवाएगा और यूज कर लेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अंदर वाला यूज करेगा sp3 D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर ऑर्बिटल होगा, लो स्पिन। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। FeCN चौथा है, ए है, बी है, दिस इज द C। एंड फोर्थ ऑप्शन है FeCN होल 6 4 माइनस। Fe के ऊपर चार्ज +2 है, 4s0 है, 3d6 है। सेम केस 4s0 3d6 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा D2sp3, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल होगा। तो कौन सा आउटर ऑर्बिटल, हमारा फर्स्ट ही मिला था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट ही मिला था मुझे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 91 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट। 91 का आंसर फर्स्ट होगा। और ऐसे भी याद रखना है आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए D0 से लेकर D3 तक ऑल आर इनर ऑर्बिटल, ऑल आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑल आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। D4 to D7 कंसेप्ट ऑफ SFL एंड WFL एप्लीकेबल होता है। फिर से D8 से लेकर D10 तक ऑल आर आउटर ऑर्बिटल, ऑल आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें कोई नहीं होता, क्योंकि पेयरिंग करवाने से D8 से लेकर D10 तक पेयरिंग करवाने से कोई फायदा नहीं होता है। सारे के सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। D0 से D3 तक सारे के सारे इनर ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, फील्ड लिगेंड हो, कुछ नहीं मतलब है। D4 से D7 तक हम लोग पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड का बात करते हैं। और D8 से D10 तक सारे के सारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई पेयरिंग नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, कोई फायदा नहीं होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 93 भी इनऑर्गेनिक का है। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे क्वेश्चन है यह। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
डेल्टा नॉट, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल किसी में बात किया जाए, जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसी फैक्टर से हम लोग पूरी स्टेबिलिटी बात करते हैं, जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स अगर स्क्वायर प्लेनर है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, कोई कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, तो स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे हम लोग तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मैक्सिमम, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर हमारा डिफरेंट लिगेंड गिवन है तो जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है सबसे ज्यादा होती है कार्बन डोनर लिगेंड की, सबसे ज्यादा किसकी होती है? कार्बन डोनर लिगेंड की। उसके बाद चिलेशन देखा जाता है, और उसके बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है, उसके बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल देखा जाता है। ऑर्डर बाबू स्टेबिलिटी का यही चेक किया जाता है। कार्बन कहीं कहीं पे कार्बन डोनर और चिलेशन आपस में चेंज कर जाते हैं। कहाँ चेंज? ऐसे आप लोग के लेवल तक के लिए ये सब में फॉलो होते हैं, सारे में कार्बन डोनर, चिलेशन, देन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। सिर्फ आयरन वाला में एक्सचेंज कर जाता है, आयरन वाला में चिलेशन जीत जाता है, कार्बन डोनर हार जाता है। नहीं तो बाकी सभी कॉम्प्लेक्स में कार्बन डोनर, देन चिलेशन, देन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ये फॉलो होता है। वो हारने का कारण क्या होता है कि कहीं कहीं चिलेशन और अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन साथ में आ जाए ना तो फिर चिलेशन वहां पे हार जाता है। ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन खैर अभी सिलेबस में है नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करना है अभी के लिए। कार्बन डोनर, चिलेशन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अगर आयरन का कॉम्प्लेक्स होगा तो चिलेशन यहाँ पे आ जाता है, कार्बन डोनर वहां पे चला एक्सचेंज कर जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे है एक कॉम्प्लेक्स है FeH2O होल 6 + 3, दूसरा कॉम्प्लेक्स है FeNH3 होल 6 + 3, FeC2O4 होल थ्राइस 3-, और चौथा कॉम्प्लेक्स है FeCl होल 6। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इसमें तो कोई कार्बन डोनर है ही नहीं, सबसे ज्यादा चिलेशन वाला होगा तो सबसे ज्यादा डेल्टा नॉट इसका होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, A, B, C और D। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सबसे मोस्ट स्टेबल होगा जिसमें चिलेशन है, क्योंकि कार्बन डोनर है नहीं। बात करें सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्टेबल है, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद H2O, और सबसे वीक होगा Cl, सबसे वीक होगा Cl। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? C। इसलिए आप 93 का आंसर मेरा C होगा। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 एक बहुत आसान क्वेश्चन है। CuNH3 होल 6 + 2, इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है, CFSC की वैल्यू गिवन है 27 पर सेंटीमीटर। CuH2O होल 6 + 2, Cu + 2 4s0 3d9। H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग वगैरह नहीं होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसका पूछ रहा है कि CFSC वैल्यू क्या होगी, CFSC वैल्यू क्या होगी। तो एक हम लोग को रिलेशन पढ़ना होता है कि डेल्टा T = 4/9 डेल्टा नॉट, डेल्टा T = टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी = 4/9 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्राहेड्रल, सॉरी आई मेड मिस्टेक, CuH2O होल 4, CuH2O होल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें 4 के लिए पूछ रहा है। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक रिलेशन होता है, डेल्टा T = 4/9 डेल्टा नॉट। 4/9 डेल्टा नॉट का वैल्यू गिवन है 27000 3000 12,000 पर सेंटीमीटर। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सेकंड, 12,000 per centimeter will be the answer. These are all about your inorganic solutions. Question is finished. Thank you so much. Thank you very much.